नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बीते साल अगस्त महीने में कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले के 164 दिनों के बाद आज फैसला आया है। आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। क्या था पूरा मामला और कैसे इस पूरे मामले में त्वरित न्याय मिला है, इस खबर को दिखाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे दिल्ली की सियासत पर, जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार वार पलटवार जारी है। दिखाएंगे खबर कि अमेरिका की, जहां पर आज से ट्रंप सरकार की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर को 164 दिन बाद मिला इंसाफ। अदालत ने रेप मर्डर के दोषी संजय राय को सुनाई उम्र कैद की सजा। कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं। परिवार और साथी जूनियर डॉक्टर फैसले से खुश नहीं। दिल्ली में नाम वापसी की तारीख समाप्त होने के बाद और बढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उपलब्धियों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ। राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता नियमावली को दी मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, वादा पूरा किया। प्रयागराज महाकुंभ मेला में लगी आग के मामले में यूपी सरकार ने गठित की जांच कमेटी। 2 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। आग से नुकसान का भी होगा आकलन। अब तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 8.26 करोड़ के पार। अमेरिका में आज से फिर ट्रंप सरकार। थोड़ी देर में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप को दिलाएंगे देश के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ। देश दुनिया के तमाम नेता ले रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते साल 9 अगस्त की रात में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद से पूरे देश में गुस्सा था और इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। इस घटना के 164 दिन बाद आज इस पूरे मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। तो पीड़ित के परिवार समेत बड़ी संख्या में लोग अभी भी उसके खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उस पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। 164 दिन की आस, अब जाकर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ। अदालत ने दोषी को दिया आजीवन कारावास। साथी डॉक्टर बोले, नहीं हुआ इंसाफ। 164 दिन के बाद कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को अदालत ने इंसाफ दिया है। विभत्स अपराध झेलने वाली बिटिया को कोलकाता की अदालत ने 57 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभतम नहीं है, लिहाजा दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी। उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य सरकार को मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया है। हालांकि सीबीआई की तरफ से कोर्ट के समक्ष कहा गया था कि दोषी को फांसी दी जाए, लेकिन अदालत ने नहीं माना। 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने जज की तरफ से 50,000 रुपये के मुआवजे की राशि को लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए थी। पीड़िता को न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले जूनियर डॉक्टरों ने अदालत के फैसले पर असंतुष्टि जाहिर की और सियालदेह अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। अदालत के फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मामला सीबीआई को मिलने से पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई सबूत नष्ट कर दिए।
जिससे केस कमजोर हो गया। वहीं कांग्रेस ने भी फैसले पर निराशा जाहिर की है। भैया का बॉडी को जल्द से जल्द क्रीमेट कर दिया गया। किस लिए? संजय राय को बचाने के लिए, एक सिविक वॉलंटियर को बचाने के लिए? कभी नहीं। पूरा केस ममता बनर्जी और उनका पुलिस, उनका प्रशासन दबाने का कोशिश किया है। बंगाल के आम लोगों को ये उम्मीद थी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक ही दरिंदों की सजा हुई है। पीड़िता प्रशिक्षु स्नातकोत्तर की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और अस्पताल में प्रशिक्षु रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। पिछले साल 9 अगस्त की रात्रि ड्यूटी में नागरिकों की सहायता के रूप में स्वयंसेवी के रूप में कार्यरत संजय रॉय ने एक कक्ष में अकेले पाकर पीड़िता चिकित्सक के साथ दुष्कर्म किया और जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। इसके विरोध में कोलकाता से देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोलकाता। तो कोलकाता का ये पूरा मामला इसने पूरे देश को हिला के रख दिया था और महिला इंसाफ को लेकर, महिला न्याय सम्मान को लेकर पूरे देश में आवाज उठी थी। किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम रहा था, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। 9 अगस्त 2024 के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला एक तरीके से सामने आया था क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था उस रात को और उसी के बाद से वहां के जूनियर डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था उस ट्रेनी डॉक्टर की मृत्यु का बाद, उसके मर्डर और रेप के बाद से। 10 अगस्त को पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार कर लिया था एक संदिग्ध के तौर पर, एक आरोपी के तौर पर, क्योंकि बाद में काफी चीजें जांच हुई हैं। 12 अगस्त को उस आरजी कर के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि पहले उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया था, बाद में दबाव पड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी थी क्योंकि कोलकाता पुलिस की जांच पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे जो कि आज तक खड़े होते आ रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई की एंट्री हुई थी। 15 अगस्त को भीड़ ने मेडिकल कॉलेज में धावा बोला और तोड़फोड़ की थी। हालांकि ये अपने आप में सिविल सोसाइटी की तरफ से मार्च था, लेकिन उसका फायदा उठाकर कुछ लोग उस अस्पताल में घुसे थे और उन्होंने तोड़फोड़ की थी और अपने आप में सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया क्योंकि उनको लगा कि कहीं इस प्रकार की जो पूरा मामला है उस पर सही से काम नहीं हो रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। 20 अगस्त की तारीख तय की थी। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि आप बताइए साहब इस पूरे मामले में हुआ क्या है। तो उसके बाद में बंगाल सरकार और जो कोलकाता पुलिस थी उसने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। 21 अगस्त को केंद्र ने सीआईएसएफ को सौंपी आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा, क्योंकि कोलकाता पुलिस के पास जो सुरक्षा थी उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो सीआईएसएफ को वो उस तरीके से सुरक्षा वहां पर सौंप दी गई। 24 अगस्त को संजय राय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया था, जिसके बाद ताकि जांच आगे बढ़ सके पूरी कोशिश की जा रही थी कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सीबीआई ने 14 से 15 सितंबर के बीच में पूर्व प्रिंसिपल जो कि घोष थे और उसके अलावा कोलकाता पुलिस के एक अफसर को गिरफ्तार किया था जिनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं संदीप घोष और उसके साथ साथ एक पुलिस अधिकारी भी। मुख्य आरोपी को संजय राय को खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था। 7 अक्टूबर की तारीख थी। इसमें एक तरीके से फास्ट ट्रैक तरीके से काम करने का, या कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तरीके से पूरी जांच आगे बढ़ रही थी। 21 अक्टूबर को डॉक्टरों ने ममता बनर्जी से मिलकर 42 दिन बाद अपनी हड़ताल समाप्त की थी। एक बहुत लंबा विरोध प्रदर्शन था। हालांकि उस बातचीत में भी सभी मामलों पर सहमति नहीं बनी थी, फिर भी एक तरीके से हड़ताल खत्म की गई थी। 13 दिसंबर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी, जिसको पुलिस ने सीबीआई ने एक तरीके से गिरफ्तार किया था, उनको जमानत मिल गई। उनका एक अधिकार होता है, लेकिन फिर भी उनका जो भूमिका थी वो लगातार और इवन आज भी संदेह के घेरे में लगातार बनी हुई है। 13 दिसंबर को उनको एक तरीके से जमानत मिली। 9 जनवरी 2025 इस साल की जनवरी की 9 तारीख की बात है, मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और 50 गवाहों से इस पूरे दरमियान में उनसे पूछताछ की गई। कोर्ट में एक तरीके से उनका जिरह किया गया, कोर्ट में उनके बयानों को दर्ज कराया गया, उनके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई 50 गवाहों के साथ में। 18 जनवरी 2025 को सियालदह कोर्ट ने संजय राय को दोषी ठहराया और इस पूरी सुनवाई के बाद में यह माना कि संजय राय दोषी है, उसको दोषी घोषित किया था 2 दिन पहले। और आज 20 जनवरी 2025 को सियालदह कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा दी है और कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई। हालांकि लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो पीड़ित का परिवार है या तमाम लोग इस पूरे मामले को चाहते थे कि एक उदाहरण सेट हो और इस व्यक्ति को
फांसी की सजा दी जाए। हालांकि कोर्ट ने जो अपना पूरा मामला सुना उसके बाद में इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना, इसलिए मृत्यु तक उम्र कैद की सजा दी है, फांसी की सजा नहीं दी गई। तो ये पूरा मामला अपने आप में, हालांकि अभी भी पीड़ित परिवार और तमाम लोग उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। तो ये हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। आगे बढ़ते और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, जिसके बाद अब सभी सीटों पर लड़ाई की तस्वीर साफ हो गई है। इस बीच सभी पार्टियां अपने विरोधियों पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। बीजेपी ने आपको अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाह फैलाने और अपराधियों को शरण देने वाली पार्टी बताया। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की दिल्ली की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक किताब जारी की, जिसके पन्ने कोरे हैं कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। इस बीच कांग्रेस ने भी दोनों दलों यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। तो ठंड के इस पूरे मौसम में दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली की रणभूमि तैयार, अब की बार आर पार। बीजेपी आप कांग्रेस में घमासान, बढ़ा राजधानी का सियासी तापमान। दिल्ली में नामांकन और नाम वापसी का काम खत्म होने के बाद अब सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई तीखी होती जा रही है। सोमवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपका मतलब अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाहें फैलाने और अपराधियों को शरण देना है। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां शीर्षक वाली खाली पन्नों की एक किताब जारी की और उस पर जमकर हमला बोला। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं और इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घर को उपलब्ध कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया। घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। इन दोनों की लड़ाई के बीच कांग्रेस का कहना है कि प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। वार्षिक आय में 11,488% की बढ़त है। इतनी बढ़त के बाद तो इनको अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों को बुलाना चाहिए, इकोनॉमिक्स इन्हें पढ़ानी चाहिए, लोगों को बिजनेस पढ़ाना चाहिए, मतलब इनको तो गेस्ट लेक्चर देने चाहिए। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। विधानसभा चुनाव के प्रचार में राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से लगे हैं। सभी पार्टियां सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, आपदा वाले घोषणा मंत्री की दिनचर्या देखिए। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगातार जारी कर रही है। धीरज और अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में दिल्ली की इस ठंड के मौसम में सियासत गरमा गई है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष, दिल्ली का संग्राम, बढ़ा सियासी तापमान। तो अपने आप में सियासी तापमान दिल्ली का बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद आसिफ, नेता कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रीति शर्मा मेनन है हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैम, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी हैं, आप चारों का स्वागत है। विजय शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज आपकी उपलब्धियों के खिलाफ एक कोरे कागज की किताब जारी की है। वो कह रहे साहब, आपने कुछ किया ही नहीं है दिल्ली के लिए। देखिए, उनका तो काम यही है, आरोप लगाना और भाग जाना, और झूठ बोलने में तो सर्टिफाइड झूठे हैं। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा बार माफी मांगी है केजरीवाल जी ने, इनके सहयोगियों ने, और टीवी को पर आकर अब इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो अपना झूठ कबूल कर लिया।
बोला कि हाँ मैं सड़क नहीं दे पाया, मैं जमुना साफ नहीं करवा पाया, तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद मान लिया। तो जो झूठे को झूठा कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो ये आपकी बार जो जनता है अपनी दिल्ली की, उन्होंने मन बना लिया है, आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है। आप विकास के मामले में बात कर लीजिए, एक विकास कार्य इन्होंने नहीं किया, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। जनता समझ चुकी है, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये हर बार झूठे वादे करते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर इनको ढूंढते फिरोगे कहीं नहीं मिलेंगे। और ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं ये कि इनका कोई सानी नहीं है झूठ बोलने के अंदर। केजरीवाल जी झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, टीवी के ऊपर ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं और फिर मना कर देते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं। विजय जी, लेकिन उन्होंने वो ही कह रहे हैं आपने कुछ किया नहीं, तो आप बता दीजिए कि मतलब बीजेपी ने बीते लगभग 10-11 वर्षों में क्या किया है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। देखिए 68,000 करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया है, 41,000 करोड़ की हमने सड़कें बनाई है, 12,000 करोड़ हमने एयरपोर्ट के ऊपर खर्च किया है। और इसी तरह से ईस्टर्न पेरीफेरल आप देखेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे, आप देखोगे दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे, आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और यहां से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली अपना देहरादून एक्सप्रेसवे, ये किसने बनाए हैं? आप देखिए यहाँ पड़ोस में आप भारत मंडपम देख रहे हैं, वहां का अंडरपास आपने देखा होगा किस तरह से काम किया है। तो हमारे तो इतने काम है कि इनको पता भी नहीं होगी। यहाँ दिल्ली इन्होंने तो किस तरह से गैस चैम्बर में बना दी है। ठीक है, मैं वो उस आरोप पे भी आता हूं। प्रीति जी, सवाल यह है कि आपने जो कोरी किताब बीजेपी के कामों को लेकर जारी की, विजय जी उस पे अपनी विकास की इबारत लिख रहे हैं और कह रहे हैं साहब गिना रहे हैं कि देखिए हमने ये किया है। प्रीति जी, सर विकास की इमारत तो इनकी ऐसी है कि महाराष्ट्र में इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू का उद्घाटन किया, वो 8 महीने में गिर गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए हुए किले आज खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी स्टैचू तक नहीं बना पाई बीजेपी। तो बीजेपी ने पैसे तो जरूर खर्चा किए होंगे, लेकिन वो खर्चा करके वो एयरपोर्ट बनाते दे देते हैं अपने मित्र अडानी को। तो जनता के पास उनका कोई भी काम किया हुआ नहीं आता। दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पे बिजली फ्री है। बीजेपी के 22 राज्य हैं, कहीं पे बिजली फ्री है, यहाँ पे पानी फ्री है, यहाँ पे महिलाओं का ट्रैवल फ्री है। दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक तो दुनिया में पहचाने गए हैं। उसके अलावा दिल्ली में पिछले 5 सालों में 38 फ्लाईओवर बने हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, 4 लाख हो गई हैं आज स्ट्रीट लाइट्स। हमने यहाँ पे सूएज लाइन्स लगाई हैं। दिल्ली में जो काम हुआ है उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जीत के वापस आ रहे हैं। ये जो भी हो रहा है बीजेपी का अटैक, ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि 20 साल से वो दिल्ली में सत्ता में ना आए हैं, ना अगले 20 साल आने वाले हैं। दिल्ली में कोई जगह नहीं है ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करते हैं। अरविंद जी अगर कहते हैं तो करते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो उनमें इतनी हिम्मत है कि वो जनता के पास जाके बोलते हैं कि हाँ यमुना साफ नहीं हुई और मैं इस पे काम करूंगा। लेकिन वो बीजेपी जैसे नहीं है जो आके बोल देते हैं हाँ नहीं किया, जुमला था, हमने तो यूं ही कह दिया था कि 15 लाख आएंगे, हमने तो यूं ही कह दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हमने तो यूं ही कह दिया था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगी। आज ऐसी हालत है कि बांग्लादेश से एक इंसान पूरा देश पार करके मुंबई आ जाता है, मुंबई में आके एक सेलिब्रिटी के घर पे जानलेवा प्रीति जी दिल्ली पे लौटे हैं, प्रीति जी दिल्ली पे लौटते हैं। विजय जी एक सेकंड, हाँ विजय जी एक सेकंड, प्रीति जी आके दिखाएंगे। प्रीति जी दिल्ली पे लौटते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली का हाईवे और मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली पे आते हैं तो अगर आप तो उनके वायदों को जुमला बता रही तो सवाल यहाँ भी खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। उन्होंने हाँ प्रीति जी सुनिए प्रीति जी, सवाल ये कि आप जब उन पे उंगली उठाते तो आप पे भी उठती है। सवाल ये है कि यमुना साफ नहीं हुई, गैस चैम्बर का मामला है, कूड़े की समस्या जो पहाड़ जैसी खड़ी हुई है, तो ये भी तो वायदे किए थे। 10-11 साल का समय हो गया, तो वो आम आदमी वो पार्टी वो भी तो पूरा नहीं कर पाई है। हम एमसीडी में आए हैं 2 साल पहले, कूड़े के पहाड़ हम ठीक कर देंगे। यमुना हम पिछले कार्यकाल में नहीं साफ कर पाए, और आप भी जानते हैं 2 साल कोविड में चले गए और उसके बाद बीजेपी ने उठा के हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो इतना बौखला गई थी कि अरविंद जी का काम रोके कैसे। तो पहले हेल्थ मिनिस्टर को डाला ताकि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, फिर एजुकेशन मिनिस्टर को डाला ताकि स्कूल बंद हो जाए, लेकिन हमने काम बंद होने नहीं दिए। और दिल्ली की जनता को विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं तो करके दिखाएंगे। ठीक है ओके मैम जी, आप सब जानते हैं कि पोल्यूशन दिल्ली का मामला नहीं है, ये रीजन का मामला है और सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैम प्रीति सवाल फिर यही उठता है कि आपको फिर वादा करने से पहले सोचना चाहिए, राइडर लगाना चाहिए। आसिफ जी ठीक है मैम, एक सेकंड, ओके मैम एक सेकंड, आसिफ जी हमारे साथ स्टूडियो से। विजय जी मैं आता हूँ आपके पास में। प्रीति जी किराया लेंगे हम, ठीक है प्रीति जी एक सेकंड,
आसिफ जी, सवाल ये है कि दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनाव की लड़ाई में आप और बीजेपी सीधे इस तरीके से आप एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई में कहां पे इसको लेकर चर्चा हो रही है। आज की वस्तुस्थिति क्या है आसिफ जी? देखिए, अभी हमारी बहन सफाई की बात कर रही थी। उन सफाई कर्मचारियों की कल केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसकी वजह चिट्ठी लिखने क्या रही कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो सफाई कर्मचारी है तकरीबन 25% है और अरविंद केजरीवाल जी की विदाई तय हो रही है। उस विदाई के तहत उन्हें 11 साल के अंदर उन लोगों को मकान की अदाई। उन्होंने कहा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जगह दे, मकान बना के दूंगा। जो 13,000 मकान राजीव गांधी आवास के नाम से पहले से मौजूद थे, 11 साल में आपने क्यों आवंटित नहीं किए? आप उन्हें दे सकते थे, लेकिन देते कैसे? आपको तो सिर्फ राजनीतिक बातें करनी, आपने मुद्दों की बात करनी, ना काम करना, ना विकास की बात करनी। झाड़ू चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का है। उस चुनाव चिन्ह के जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उन्हीं का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने। उनको किस तरीके से 11 साल के अंदर ठगा गया वो दिल्ली वाले देख रहे हैं, हमारे भाई सफाई कर्मचारी देख रहे हैं। ये वादा कर चुनाव चिन्ह रखा गया था झाड़ू का, हम आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। सबसे ज्यादा धोखा इन्हीं कर्मचारियों को दिया। उन्हीं की बात करने को तैयार नहीं अरविंद केजरीवाल जी, ना उन मुद्दों पे आने के लिए तैयार है। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात करी मोहल्ला क्लिनिक की, जरा क्लोज करके दिखाइएगा। ये आम आदमी पार्टी के पास का मोहल्ला क्लिनिक है, ये देखिए आप। और ये मैं एक बार नहीं कम से कम 20 बार चैनलों पे बोल चुका हूं। जिसको ना मालूम हो मेरे साथ चले, ये मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूं आम आदमी पार्टी का मटिया महल के ऊपर विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यालय से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर है। क्या आपकी आंखें बंद हो गई थी? दिखाई नहीं देता आप लोगों को कि जनता का टैक्स का पैसा आपने किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बर्बाद किया? जामा मस्जिद की मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी रही, बाबरपुर विधानसभा के अंदर 2 मोहल्ला क्लिनिक बंद है बिल्कुल। जहां जहां कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ आप किस तरीके से राजनीति करते हैं, वह मोहल्ला क्लिनिक ठीक आसिफ जी। प्रीति जी, मैं आता हूं आपके पास। प्रीति जी हमारे साथ। प्रीति जी एक सेकंड, प्रीति जी प्लीज एक सेकंड, मुझे जवाब देना। बिल्कुल मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं मैं आपके पास, प्रॉपर समझ दूंगा। आनंद विजय जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आनंद जी, सबने अपना अपना विकास किया, फिर भी वो विकास चला कहां गया? एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या इतनी ज्यादा धुंध आ गई है दिल्ली में कि विकास हुआ और दिखाई नहीं पड़ रहा? सबके हिस्से का गायब हो गया क्या? अनंत जी शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी आवाज आ रही है। जी बोलिए। मैं अभी सबकी बहस सुन रहा था और सबके व्यू पॉइंट अच्छे हैं। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने बड़े बिग टिकट आइडियाज लेके आए थे। वो फ्रीबीज के आइडिया, बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, सड़कें बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे, आदि आदि बातें की उन्होंने। बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया उन्होंने। ठीक है, इस बात पर मैं सहमत हूं। और लेकिन अब ये चुनाव जो है 2015 से 2020 हो गया, 2020 में उन्होंने कोई बिग टिकट आइडिया नहीं दिया। तो ये जो 20 से 25 का उनका कार्यकाल है, इसमें लाख अभी उनकी प्रवक्ता कह दें कि उनको जेल में डाल दिया गया और ये कर दिया गया और इसलिए काम नहीं करने दिया गया। ये तो आप पहले दिन से कह रहे हो कि केंद्र सरकार ने आपको काम नहीं करने दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिग टिकट आइडियाज के अभाव में इस बार केजरीवाल जी थोड़ी मुश्किल में, क्योंकि जो चीजें मिल रही हैं जनता को वो तो जनता अपना हक मान रही है। उनको लगता है बिजली तो फ्री मिलेगी ही मिलेगी, पानी तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, अब क्या, आगे क्या? और जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया अपने घोषणा पत्र में कि ये सारे फैसिलिटीज जारी रहेंगे, वो एक दोहरी चीजें हो गई हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को, हालांकि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, मैं फ्री बीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अब जब देश की राजनीति इसी दिशा में जा रही है तो सब उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सड़कों की हालत, अभी प्रीति जी गिना रही थी, सड़कों की हालत दिल्ली में बहुत अच्छी नहीं है। प्रीति जी, आपको दिल्ली को घूम के देखना चाहिए। पता नहीं कहां सड़कों का 40,000 या पता नहीं कितने हजार किलोमीटर सड़क बनाने का दावा आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाने की बात करें, ये सब है कहां? ये सब जो बिल्कुल ये जमीन पे कहां पे है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। थोड़ा समय सीमित है। विजय जी, आप से जो सवाल था वो ये कि साहब आप लोगों की वजह से, मतलब केंद्र की बीजेपी की सरकार की वजह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं कर पा रही, आप उनको काम नहीं करने दे रहे। देखिए, आरोप लगाना तो मैंने आपको बताया था, आरोप लगाते भाग जाते हैं, हाई कोर्ट में माफी मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, टीवी के ऊपर माफी मांगते हैं। ये तो माफीबाज है।
इनको क्या कहना है? काम करने वाले को कौन रोक सकता है? तो ये झूठ बोलते हैं। अब मैं इनको आईना दिखाता हूं। इन्होंने बिजली पानी की बात की, अब केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं? टीवी के ऊपर केजरीवाल जी ने कहा जो गलत बिल आए मत भरना। 20-20 हजार रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं बिजली के, पानी गंदा आ रहा है, हेपेटाइटिस ए हो रहा है लोगों को। आप जाके तो देखिए ना, वहां जाके क्या दिया है। ये करें शिक्षा की बातें, शिक्षा में हाईकोर्ट क्या फटकार लगा रहा है इनको कि आप किताबें तक नहीं बांट पा रहे हो, खाना तक नहीं दे पा रहे हो बच्चों को किसी तरह से। अब आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, कितने हॉस्पिटल की इन्होंने बात की थी, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। बेशर्मी के साथ कई बार झूठे नाम भी बता देते हैं, पकड़े जाते हैं कि भाई ये तो पुराने हॉस्पिटल है। किसी का एक कमरा बना दिया, कहते हमने हॉस्पिटल तैयार कर दिया, पूछते बताओ कहां है, तो चलिए हमारे साथ डिबेट छोड़ के कौन जाएगा इनके साथ। तो ये ऐसे झूठे मक्कार लोग हैं, इनके साथ क्या कंपैरिजन करना है। ये स्टेट ऐसी थी जो प्रॉफिट में थी, 5.4 था इनका रेवेन्यू, और इनके आने के बाद में 3.9 हो गया, बाकी स्टेटों का 6% हो गया। प्रीति जी, ये सवाल 10,000 करोड़ का इनके पास इन्होंने अप्लाई किया अभी लोन। जी प्रीति जी, जो जल बोर्ड था घाटे में वो 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया जो प्रॉफिट में होता था। तो आप आंकड़ों पे बात कीजिए ना केजरीवाल जी, अगर हम हिसाब मांगते हैं। विजय जी ठीक है, आप देखिए, आप झुग्गी वालों के देखिए, झुग्गी वालों के हमने अभी 4700 मकान अभी बना के दिए, फ्लैट दिए। इससे पहले 29,000 हमने मकान बनाए। ठीक है विजय जी, एक सेकंड। प्रीति जी सवाल ये है, प्रीति जी मूल सवाल, प्रीति जी मैं आपसे आपका ही जवाब ले रहा हूं, प्रीति जी प्लीज सवाल सुनिए। मैं आप ही को पूछ रहा हूं, सवाल ये है, मैं चाहता हूं आप इसका सीधा सा जवाब ये दें कि साहब पहली बार दिल्ली की सरकार का बजट घाटे में आया है, इसकी वजह क्या है? झूठ, सरासर झूठ है ये ना बीजेपी का बनाया हुआ झूठ है जो ये टीवी चैनल्स पे पेल रहे हैं, ये झूठ है। पिछले साल आतिशी जी का परसों का इंटरव्यू देख लीजिए, 77,000 करोड़ का बजट हुआ है और हमारा फिस्कल सरप्लस में चल रहा है। स्कूल कॉलेज मैं नाम गिना देती हूँ अस्पतालों के, अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल ये नया हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल नाम बताइए? हॉस्पिटल ये नया हॉस्पिटल है, बुरारी हॉस्पिटल ये नया। अरे झूठ बोल रहे हो, बुरारी हॉस्पिटल पुराना हॉस्पिटल है, ये शीला दीक्षित का बनाया हॉस्पिटल, ये झूठ बोलते हैं ये आसिफ जी आपका हॉस्पिटल ही है। अरे क्या झूठ बोलते हो आप? साल में ये सब प्रीति जी टीवी पे झूठ बोलते हैं। प्रीति जी आपके सहयोगी थोड़े दिन पहले के, विजय जी एक सेकंड, प्रीति जी आपके अभी 6 महीने पहले के पुराने सहयोगी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनका हॉस्पिटल है। प्रीति जी एक सेकंड, अरे पुरानी हॉस्पिटल क्या झूठ बोलते हो आप? पुराने हॉस्पिटल को नया हॉस्पिटल बता रहे हो। शीला जी ने बनवाया था आसिफ जी, आप बताइए तो। विजय जी एक सेकंड, हाँ प्रीति जी आपके सहयोगी, आपके अभी तक के सहयोगी बता रहे हैं कि वो शीला जी के समय का अस्पताल है। आसिफ जी बैठे हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, जो शीला जी ने हॉस्पिटल बनाए थे आपने उन सबका नाम लिया, बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया। जो शीला जी का विकास था वो विकास आज भी मुंह से बोलना बड़ा आसान है आपका, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कल शीला जी की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो शीला जी के बारे में क्या क्या कहा करते थे, आज वही तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या करा हुआ विकास शीला जी का 15 साल का विकास दिल्ली के लोगों को दिखाई देता है। दिल्ली के लोग किस तरीके से विकास पर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को ठगा है, वो ठगात आज दूर होने जा रही है, उसका जवाब 5 तारीख। ठीक है आसिफ जी, प्रीति जी एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड, प्रीति जी आसिफ जी एक सेकंड, प्रीति जी एक सेकंड, प्रीति जी आप आसिफ जी एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड। अनंत जी सवाल ये है कि क्या अभी 6 महीने पहले तक जो एक साथ या दोस्ती थी इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, क्या इसीलिए विकास का आंकड़े घाल में लोग हैं कि तुम्हारा भी हमारा भी सब एक है? क्या ये नहीं प्रीति जी मैं प्रीति जी के बयान पे नहीं प्रीति जी के बयान नहीं आसिफ जी, प्रीति जी के बयान पे मैं अनंत जी से टिप्पणी ले रहा हूं। एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड, हाँ ऐसा नहीं, ठीक है आसिफ जी एक सेकंड, हाँ अनंत जी, आसिफ जी बिल्कुल, हाँ काम पे ही वोट मांगना चाहिए। अनंत जी, हाँ प्रीति जी एक सेकंड, हाँ अनंत जी। पहले तक आम आदमी पार्टी, और आपको वो पिक्चर याद होगी जब बोनट पे खड़े होके दोनों आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता गले मिल रहे थे, और ये उस समय भी केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मुझे जेल न जाना पड़े तो मुझे वोट देना। पर दिल्ली की जनता ने उस समय भी उस भावुक अपील पर भी वोट नहीं दिया था।
लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी मतलब दिल्ली में बहुत दिलचस्प और रोचक हो गया, क्योंकि इसके बीच तो हरियाणा में भी देख लिए थे हमने कि हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो इस बार वो बड़े भाई हैं तो उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। प्रीति जी प्लीज, आनंद जी पार्टी नहीं है, वो पत्रकार है, वो बोल रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए एक बार। अभी कोई आपसे आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक होता है तो कई बार बीच में बोल लेते हैं, ठीक है, मैं आपका सम्मान से रोक रहा हूँ आपको। हाँ आनंद जी अपनी बात पूरी रखिए जी। आवाज भी सुना करिए। और जिस बात को केजरीवाल जी स्वयं नहीं मान रहे हैं, उन्होंने जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे कि केजरीवाल जी ने स्वयं कहा कि ये काम हम नहीं कर पाए, उसी तरह से मेडिकल की स्थिति भी दिल्ली में बहुत अच्छी है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झा जी एक दिन थे, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी अस्पताल भी हमने बनवाया। अब ये बड़ी विचित्र सी बात थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने नए अस्पताल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे कैसे रख दिया। फिर निकल के वो डिबेट के दौरान ही आया कि वो कांग्रेस पार्टी के समय शीला दीक्षित जी ने बनवाया था। उसी तरह जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे, तो ये घालमेल तो इसलिए हो रहा है ना कि वो तथाकथित एक गठबंधन बना था जिसका नाम INDIA था, जिसकी 2 बैठकें हुई थी। उसके आधार पर ऐसा लगा था कि पूरे देश में कोई जलजला आ जाएगा, लेकिन वो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव आते रहे, निहित स्वार्थ आते रहे, ये जी आनंद जी ठीक है। प्रीति जी सवाल यही है कि आपने अभी जो थोड़ी सी डिबेट में जो चीजें गिनाई वो कांग्रेस पार्टी के समय का विकास था, तो यही बात तो आ रही कि आप आंकड़ों की बाजीगरी से अपने काम को अगर गिनाएंगे तो जनता वो तो देख ही रही है ना। सवाल ये है जी प्रीति जी, बोलिए प्रीति जी। जी मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी ने भी नींव रखी होगी, काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता अरविंद जी के साथ है, क्योंकि अरविंद जी ने हर घर में 5 से 10 हजार रुपए बचाए हैं। किसी घर में पानी की वजह से, बिजली की वजह से, स्कूल की सुविधाओं की वजह से आज बच्चे उन दिल्ली के स्कूल के इंटरनेशनल कॉलेजेस में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं। ये तरक्की जो अरविंद जी ने करवाई है, जो उन्होंने हेल्थ का मॉडल दिया है, उसकी वजह से दिल्ली की जनता अरविंद जी के साथ है। देखिए दिल्ली की जनता कांग्रेस तो बिल्कुल दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करती, और हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंट है। कांग्रेस अब दिल्ली में मारती है, अरविंद केजरीवाल पे जानलेवा हमला करती है, ये भी देख रही है दिल्ली की जनता। ठीक विजय जी, हाँ विजय जी, हाँ आसिफ जी एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड, हाँ प्रीति जी एक सेकंड, आपने अपना पॉइंट रख दिया। प्रीति जी आपका पॉइंट आ गया, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। आपने अब आंकड़े की जगह आपने इमोशनल बात कह दी कि साहब हमारे साथ मतलब केजरीवाल जी के साथ जनता खड़ी हुई है, आंकड़े से तरह आप इमोशनल हो गए। जी विजय जी। देखिए प्रीति जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं केजरीवाल जी का तो ये पुराना प्रयोग है। यहाँ 350 राइफलमैन साथ लेके चलते हैं, 10 गाड़ियां चलती हैं, 2 स्टेटों की सुरक्षा कर्मी चलते हैं, और गुजरात में जाके ऑटो में बैठ जाते हैं, 3 व्हीलर में। सुरक्षा एजेंसी कहती है आप बैठिए, आप हमारे साथ आइए, आपके जान को खतरा हो सकता है। नहीं मैं तो बैठूंगा। तो ये प्रोपेगेंडा भी हो चुके हैं। आपने पत्थर गुजरात में भी फेंकवाया था इलेक्शन में, तो ये झूठ अब जनता किसी झांसे में आने वाली नहीं। लेकिन विजय जी वही कह रहे हैं कि जनता अभी भी उनके साथ है, और नो डाउट कि पिछले दो बार उनको बड़ा मैंडेट मिला है। सुनिए, ये जनता का जो है ध्यान भटकाने के लिए तो इन्होंने ड्रामा रचा था, क्योंकि जनता ने, वहां की जनता ने, वहां के मतदाता ने, जो नई दिल्ली के मतदाता थे, उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, सड़कों पर उतर आई। वो आसिफ जी पॉइंट, समय कम है, थोड़ा जल्दी से पॉइंट अपना। हमारा विकास कहां है विजय जी एक सेकंड, हाँ आसिफ जल्दी से। मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करूंगा आम आदमी की प्रवक्ता से, जहां से अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार हारने जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल, एक स्कूल का मुझे नाम बता दे 11 साल के अंदर जिसकी नींव भी रखी हो। ठीक है, ये बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसके हिस्से में कौन सा विकास का समय था और किसने किया, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। 5 तारीख को 8 को नतीजे आएंगे। फिलहाल हमें इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में UCC का एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है। समान नागरिक संहिता को लेकर क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। है लेकिन प्राइम टाइम का सर, मतलब ये 15 जैसे 12-15 मिनट गई है। दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यूसीसी से जुड़ी उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने आज यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी होने वाला है। बीजेपी लगातार देश में यूसीसी को लागू करने की बात कहती आ रही है और देश में के लिए सभी के लिए समान अधिकारों के लिहाज से उत्तराखंड सरकार के ये कदम बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लेकर हलचल तेज दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी हमारा संकल्प था कि हम इसको लाएंगे, राज्य के अंदर लागू करेंगे। 2022 विधानसभा के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने वायदा किया था कि हम देवभूमि में सरकार बनते ही यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, विधेयक पास करेंगे, और हमने वो वायदा आज पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। आज मंत्रिमंडल ने एक्ट को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहुत जल्द से जल्द हम इसको लागू करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो जाएगा कि देश की आजादी के बाद पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी का दिन और खास हो सकता है। इस दिन उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड में पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल पहली बार विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। वहीं 7 फरवरी को इसे विधानसभा में भारी बहुमत से पास कर दिया गया। इसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का दर्जा दिया था। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। यूसीसी कानून में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सीएम धामी ने इस नियमावली को राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उत्तराखंड जिस यूसीसी को लागू करने जा रहा है, समान नागरिक संहिता को, आखिर वो है क्या, उसको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्या है यूसीसी समान नागरिक संहिता? इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका पूरा नाम है, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। यानी कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार कानून की बात है। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक प्रकार से समान कानून होंगे। देश में किसी भी इलाके में किसी भी धर्म, किसी भी जात, लिंग, पुरुष, महिला, कोई भी थर्ड जेंडर कोई भी हो, उसके लिए अलग नियम कायदे कानून नहीं होंगे। सभी पे नियम एक प्रकार से लागू होंगे। धर्म, लिंग के आधार पर अलग से कानून बनाने की व्यवस्था नहीं होगी, जो कि अभी चली आ रही है। यूसीसी अगर लागू होता है तो उसके बाद में इस व्यवस्था को हटाया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। विवाह हो,
तलाक हो, विरासत का मामला हो, उत्तराधिकार का कानून हो, या इन सब चीजों में एक प्रकार से समान कानून लगेगा। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर अलग अलग कोड विल भी इस प्रकार के हैं जिनमें धर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के नियम लागू हो रहे हैं, और ये अपने आप में सिविल यूनिफाइड तरीके से सभी पे एक समान लागू नहीं होते। इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता सभी पे लागू हो। संविधान में यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा गया उसका भी संक्षेप में जिक्र करते हैं। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर इसका ब्यौरा दिया गया है, क्योंकि संविधान सभा में संविधान निर्माण से पहले इस विषय पर चर्चा भी हुई थी और इसका जिक्र संविधान में भी किया गया। अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया, उसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि यूसीसी को लागू करना सरकार का दायित्व है, यानी कि संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों पर यह दायित्व छोड़ा था कि आप पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करें। तो यह कोई संविधान का विरुद्ध काम नहीं बल्कि संविधान सम्मत काम है। यूसीसी लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य है और अपने आप में देश में सिर्फ एक राज्य है गोवा जहां पे आज की तारीख में यूसीसी लागू है। उत्तराखंड इसको लागू करने वाला है तो वो अपने आप में दूसरा राज्य बनेगा। तो ये अपने आप में संविधान की स्थिति की बात है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा या किस प्रकार के बदलाव होंगे उसका भी जिक्र कर लेते हैं। समान संपत्ति अधिकार होगा, पुरुष महिला बेटा बेटी कोई भी हो सबको एक तरीके से जो संपत्ति है उसमें एक तरीके से समानता का अधिकार मिलेगा। संपत्ति का समान बंटवारा होगा, समान कारण होने पर ही तलाक मिलेगा। पुरुष हो महिला हो दोनों के पास में अगर जेन्युइन रीजंस है तभी तलाक मिलेगा। किसी एक के कह देने से, धर्म आधार पर विशेष तौर पे कह देने से तलाक नहीं होगा। लिव इन रिलेशंस का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यानी कि विवाह की व्यवस्था के इतर अगर आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन तब भी आपको कराना पड़ेगा कि आप इस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ धोखा ना कर सके, इस बात की भी व्यवस्था करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा इसका हम जिक्र कर रहे हैं। लिव इन से रिलेशंस में अगर कोई दो लोग रहते हैं, उनका कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की जिम्मेदारी दोनों पर होगी, उस पुरुष और महिला दोनों पे होगी। कोई एक व्यक्ति दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं थोप सकता है। इसी प्रकार से विवाह का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा उत्तराखंड में। जब यूसीसी लागू हो जाएगा, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। चाहे पति जीवित है तो पत्नी नहीं कर सकती, पत्नी जीवित है तो पति नहीं कर सकता। इस प्रकार से दूसरा विवाह की अनुमति नहीं है, जो एक पूरी प्रक्रिया है संविधान सम्मत तलाक लेने के बाद ही और एक समय के बाद ही आप एक तरीके से विवाह कर सकते हैं, ये व्यवस्था होगी। सभी धर्मों के पति पत्नी को तलाक के समान अधिकार होंगे। ऐसा नहीं है किसी धर्म विशेष में एक को अधिकार है पत्नी को, दूसरे धर्म विशेष में अधिकार नहीं है। सभी धर्मों के पति हो या पत्नी हो सबके पास समान अधिकार होंगे तलाक लेने को लेकर। तो ये अपने आप में बदलेगा यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में। लिव इन से पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की होगी, विवाह का पंजीकरण करना भी अनिवार्य होगा। तो ये अपने आप में वो व्यवस्थाएं हैं जो अपने आप में बदल जाएंगी उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू हो जाएगा। तो ये अपने आप में वो व्यवस्थाएं जिनका एक तरीके से उत्तराखंड में व्यवस्था को लागू करने की बात की जा रही। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे अमेरिका से जुड़ी हुई, जहां पे आज एक बार फिर से ट्रंप सरकार कारभार संभालेगी। दूसरी बार लगातार एक प्रकार से होगा जब वो 4 सालों के बाद में ट्रंप वहां पे शासन संभालेंगे। इस खबर पे होगी नजर, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील।
और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हम आप नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और अगर बात की जाए आज की बड़ी खबर की जो कोलकाता से जुड़ी हुई थी, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिला है, ये अपने आप में आज की बड़ी खबर थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर 164 दिन में एक तरीके से फैसला आया है। दिल्ली में सियासी आरोप प्रत्यारोप यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासत गरमाई, इसके साथ साथ उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता साफ हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जो कि वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। अब बात करते हैं अमेरिका की। 4 साल के बाद अमेरिका की सत्ता में आज फिर से राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी होने जा रही है। भारतीय समय के अनुसार रात अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह उनके एक तरीके से शुरुआत होगी। मौसम खराब होने के चलते समारोह इंडोर होगा, यानी कि किसी बड़े से हॉल के अंदर होने जा रहा है, जबकि आमतौर पर यूएस कैपिटल में खुली जगह पर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के तमाम बड़े नेता और तमाम बिजनेसमैन भी शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट की माने तो पदभार संभालते ही राष्ट्रपति ट्रंप करीब 100 फाइलों पर साइन करके उन्होंने जो एजेंडा सेट किया था चुनाव के दरमियान, उस पर तुरंत काम करना भी शुरू कर देंगे। अमेरिका में आज से ट्रंप सरकार, शपथ से पहले 100 फाइलें तैयार, सत्ता संभालने से पहले ट्रंप का ऐलान, कहा यूक्रेन संघर्ष का कर देंगे कल्याण। अमेरिका में 4 साल बाद आज से फिर से ट्रंप सरकार सत्ता संभाल लेगी। अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल रोटुंडा में इंडोर आयोजित किया जाएगा। आमतौर पर यूएस कैपिटल में खुली जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन इस बार खराब मौसम के चलते शपथ ग्रहण कार्यक्रम इंडोर आयोजित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ के दौरान ट्रंप 2 बाइबल का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से एक उन्हें उनकी मां ने उपहार के तौर पर दी थी, जबकि दूसरी लिंकन बाइबल होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में ट्रंप ने आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री जाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अज्ञात अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और वॉशिंगटन में रैली को संबोधित किया। ट्रंप ने समर्थकों से कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध भी खत्म करा देंगे और पश्चिम एशिया में अराजकता को बढ़ाने से रोकेंगे। उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए भी सबसे आक्रामक अभियान चलाने का आदेश देंगे। But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien gang member and migrant criminal operating on American soil and remove the savage gang Tren de Aragua from the United States. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही इमिग्रेशन, ऊर्जा नीति और संघीय सरकार के संचालन पर बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कार्यालय में अपने पहले दिन करीब 100 कार्यकारी आदेश जारी करने का संकल्प लिया है। इनमें से कई ऑर्डर्स बाइडेन प्रशासन द्वारा लागू किए गए आदेशों को उलटने और समाप्त करने के लिए होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ट्रंप ड्रग कार्टेल की एक सीरीज को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं और अपने पहले कार्यकाल की प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल नीति को बहाल करने का निर्देश देंगे। ट्रंप टैरिफ पॉलिसी पर भी कुछ फैसले ले सकते हैं। अपने अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में 4 साल बाद एक बार फिर अमेरिका की कमान है। अमेरिका को फिर से महान बनाने निकले ट्रंप के सामने एक बदली हुई दुनिया है, जहां आग और खून में लिपटे इजराइल हमास और यूक्रेन रूस संघर्ष हैं, तो घरेलू मोर्चे पर अवैध प्रवासियों जैसे कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। 1946 में जन्मे रियल एस्टेट कारोबार से लेकर कसिनो व्यवसाय में हाथ आजमा चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे आपको खबर दिखाएंगे महाकुंभ के रंग, किस प्रकार से दिव्य भव्य महाकुंभ लगातार जारी है। इस खबर पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद
नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, खुशबू दे, ये तीखा ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। NDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। NDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान कर रही है। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में महाकुंभ 2025 में पहली बार जनरेटिव AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये चैटबॉट महाकुंभ से जुड़ी सभी जानकारियां हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहा है। कुंभ सहायक ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो श्रद्धालुओं का व्यक्तिगत मार्गदर्शक का काम भी कर रहा है। ये चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्नान तिथियां, पार्किंग और ठहरने के स्थान जैसी सभी जानकारियां प्रदान कर रहा है। ये चैटबॉट गूगल नेविगेशन सुविधा से लैस है, तो श्रद्धालु जो महाकुंभ क्षेत्र में भीतर किसी भी स्थान जैसे स्नान घाट हो, अखाड़े, कल्पवास का टेंट हो, सेक्टर आदि का मार्गदर्शक कर रहे हों। इसके साथ ही प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने का रास्ता भी ये एक तरीके से उससे जान सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। हमारे चैटबॉट ऐप इस तरह है कि आप कुंभ मेले में आइए और यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप चैटबॉट ऑन करिए और कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं आप, हर जगह आपको जाने की उसमें आपको पूरी सहायता मिलेगी उसमें। इससे बहुत आसानी से हम मेला में मतलब हर एक स्थानों पे अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि यही मददगार है। हम सभी नौजवानों को जो इस समय फ़ोन यूज कर रहे हैं, इसकी मैं सहायता से आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। हम इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ऐप है कि हाँ, इससे आप आम जनता परेशान नहीं होगी, जिससे आराम से वो जिस जगह पे जाना चाहती हैं आसानी से पहुंच सकती हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे जल्दी फटाफट अंदाज में देश की कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं युद्ध से शांति की ओर। गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कैदियों और बंधकों की अदला बदली शुरू हो चुकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरह से युद्ध विराम आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है इस पूरे युद्ध विराम को लेकर। देखिए इस रिपोर्ट में।
15 महीने की भीषण लड़ाई, हजारों की मौत, लाखों लोगों का पलायन, खंडहर में तब्दील कई शहर। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आखिरकार रविवार को गाजा में संघर्ष विराम लागू हो ही गया। इजराइल और हमास के बीच 3 चरणीय समझौते के तहत हमास ने 3 महिला बंधकों को छोड़ा, जिनके नाम रोमी गोनेन, एमिली डमारी और डोरोन स्टाइनब्रेचर है। तीनों की वापसी पर इनके परिवार बेहद खुश दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने समझौते के पहले चरण के तहत 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इन 90 लोगों में 69 महिलाएं हैं और 21 किशोर बच्चे हैं। इस बीच जब ये लोग अपनों के बीच पहुंचे तो परिवारजनों के साथ साथ अन्य लोग भी इनके स्वागत में उमड़ पड़े। गौरतलब है कि समझौते के तहत हमास बंधकों की चरणबद्ध तरीके से रिहाई करेगा, जिसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। पहले चरण में हमास बंधक महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ेगा, जिसके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। एक इजरायली बंधक के बदले लगभग 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इजरायली सेना गाजा की घनी आबादी से निकल जाएगी और विस्थापितों को वापस आने दिया जाएगा। साथ ही मानवीय सहायता से भरे सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गाजा में प्रवेश कर सकेंगे। समझौते का दूसरा चरण संघर्ष विराम के 16 दिन बाद शुरू होगा, जिसमें बाकी बंधकों की रिहाई प्रस्तावित है। साथ ही इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह से निकल जाएगी। वहीं तीसरे और अंतिम चरण के तहत यदि हमास के कब्जे में किसी बंधक का शव है, उसकी वापसी होगी और गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। संघर्ष की आग थमते ही गाजा के लाखों विस्थापित अपने घरों को लौट रहे हैं। इन लोगों में महीनों बाद वापस अपने घरों को लौटने की खुशी तो है, लेकिन तबाही का मंजर उनकी हताशा को और बढ़ा रहा है। गाजा वासियों को अब यहाँ सिर्फ मलबे के ढेर दिख रहे हैं, जहाँ कभी उनके मकान, दुकान, स्कूल और पार्क थे। अब इनके सामने अपने तबाह शहर में नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती है। इस बीच एक और राहत की बात यह है कि समझौते के तहत गाजा में मानवीय सहायता से भरे ट्रक भी दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग लगने की घटना मामले में सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी आग से नुकसान का भी आकलन करेगी। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में करीब 42 साल बाद सोमवार से 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसमें 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर पाबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मार्च के आखिरी हफ्ते के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा ए हिंद महाराष्ट्र को केंद्र और यूपी सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। जम्मू के राजौरी जिले में पिछले 6 सप्ताह में हुई 17 मौतों के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से केंद्र की उच्च स्तरीय टीम प्रभावित गांव का दौरा कर रही है। टीम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DG/NCC RDC कैंप 2025 का निरीक्षण किया। उन्होंने NCC कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में आप जहां भी जाएंगे वहां अपने घर, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। आप ही देश का भविष्य है। भारतीय डाक संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डाक संग्रहालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान भारतीय संविधान और गणतंत्र के 75 साल पूरे होने के मौके पर विशेष पोस्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश को तरक्की के पथ पर ले जाने वाला ग्रंथ और मार्गदर्शक है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने अपना बयान जारी कर कहा
जबकि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार तक के लिए टल गई है। AIMIM पार्टी से दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। समय की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। 20.4 फीट की प्रभावशाली संरचना और 7 मोटरसाइकिलों पर 40 लोगों के समूह ने विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की दूरी तय की। ये